हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम, IAS एग्ज़ाम एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके होते हैं वो आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए भी रिपीट भी होते रहते हैं। जैसे जनरल में, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, SSC, BSS, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एवं अन्य स्टेट में भी टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ के सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य तो ईरान से प्राप्त हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है ईरान से, ये आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य ईरान से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नामक इस सेनापति के स्त्री के सती होने का उल्लेख है। ठीक है, 510 ईस्वी का अभिलेख, ये 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ये आंसर होगा। ठीक है, काफी बार पूछे जाते हैं, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी तिथि 319 ईस्वी है। ठीक है, गुप्त संवत की ईस्वी क्या है? 319 ईस्वी है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची सम्राट और सूची 2 में विरोध दिया गया है। कौन सा मतलब कि उपाधि धारण किया गया है किसके द्वारा, वो मैच करना है। ठीक है, तो अशोक ने क्या उपाधि धारण की थी? तो अशोक प्रियदर्शन बोला जाता है उसको, अशोक को प्रियदर्शन। ठीक है, प्रियदर्शन। और समुद्रगुप्त क्या बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त क्या विरुद्ध था? तो पर क्रमांक उपाधि था विरुद्ध समुद्रगुप्त का, पर क्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोला जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और स्कंदगुप्त को क्या बोला जाता है? तो क्रमादित्य बोला जाता है स्कंदगुप्त को। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। एक बार फिर से देख लीजिए, अशोक को प्रियदर्शन बोला गया है। ठीक है, इनका विरुद्ध है अशोक प्रियदर्शन, स्कंदगुप्त पर क्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त क्रमादित्य। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो किस काल में नगरों का क्रमिक पतन हुआ था? तो गुप्त काल में। काफी बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यहाँ इस काल में नगरों का क्रमिक पतन देखने को मिला था, ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्भरहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हरास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इस काल में जो प्रमुख नगर थे उसका हरास देखने को मिलता है गुप्त काल में। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने दिया था ब्राह्मणों और मंदिरों को ग्राम अनुदान में। ठीक है, किस शासक वंश ने
मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने दिया था सबसे अधिक। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। ठीक है, गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग किस वंश का शासन काल कहा जाता है? तो गुप्त का। ठीक है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, कला और साहित्य के क्षेत्र में इस गुप्त काल में काफी विकास हुआ था, इसी आधार पर गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो किसी भी काल में पुरुषों से स्त्रियों की बराबरी नहीं रही थी। डी आंसर होगा, इनमें से किसी में भी नहीं। ठीक है, गुप्त काल दिया है, मौर्य काल दिया है, चोलों में, तो इनमें से किसी में भी स्त्रियों की बराबरी नहीं रही है पुरुषों के। डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं दिए गए थे। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी किसी काल में भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, कभी भी मतलब कि स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी नहीं रही है। ऋग्वैदिक काल में स्थिति अच्छी थी, लेकिन यहाँ भी उनको संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 भाग। ठीक है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 भाग है। सी आंसर हो जाएगा। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का 6ठा भाग थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो उपज का 6ठा भाग था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो उपज का 6ठा भाग था। बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को। सी आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को दी जाती थी। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी तथा उनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमि दान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे? तो बिदक भागम कहते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे क्या? तो बिदक भागम कहते थे। ये आंसर हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन देखिए। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भागम, ये सिंचाई कर को क्या विदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि ऊपर निका भूमि पर अस्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? तो लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? तो लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था वारंगल तीसरी शताब्दी में। सी आंसर हो जाएगा। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल में अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे। अगरिया लोगों का प्राचीन काल से वर्तमान समय तक लोहे के यंत्र एवं उपकरण बनाना परंपरागत व्यवसाय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोरमान किस जातीय दल का था? तो तोरमान किस जातीय दल का था? तो हून था। तोरमान किस जातीय दल का था? तो हून था। बी आंसर हो जाएगा। तोरमान भारत पर दूसरे हून आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासन काल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में है मुद्रा राक्षस में नाटक में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में है। ठीक है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक, विशाख दत्त का जो प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है चंद्रगुप्त के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में इसमें वर्णन है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर केपी जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है उसके नाटक मुद्रा राक्षस। ठीक है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट नाटक है ये विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। काफी बार पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किसका है? तो विशाख दत्त का है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, ये सही है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, तो ये सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, नहीं, गुप्त काल में केंद्रीकरण नहीं था उतना, तो ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा, उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया, तो ये सही है कि उन्होंने भूमि दान काफी दिया था। तो पहला और तीसरा सही हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। इस समय केंद्रीकरण उतना नहीं था। मौर्य शासन में था केंद्रीकरण, लेकिन गुप्त समय में केंद्रीकरण का अभाव था। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशीय शासक अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। ठीक है, गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। इस प्रकार 1 और 3 सही है, जबकि 2 गलत है। ठीक है, केंद्रीकरण बहुत नहीं था।
छोटे छोटे सामंत टाइप का भी राजा था। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ है। कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था शतरंज का खेल ओरिजिनेट, मतलब उद्भव कहाँ हुआ था शतरंज के खेल का? तो भारत में। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत ओरिजिनेट हुआ था कहाँ? तो भारत में। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या है? तो एक धनी व्यापारी एक और गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। ठीक है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था तो एक धनी व्यापारी एक और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। एक धनी व्यापारी एक और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है, ए आंसर हो जाएगा। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाली परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। यथा इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सांख्य दर्शन में कपिल का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो कपिल का, ए आंसर हो जाएगा। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन, बी आंसर हो जाएगा। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है तो किसके द्वारा? कपिल मुनि द्वारा। ठीक है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? तो कपिल द्वारा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है तो ये गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट, सांख्य की मान्यता है कि आत्म ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। ठीक है, तो ये सही है, तो दूसरा सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। ठीक है, तो बी सही, दूसरा सही है तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। ठीक है, सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। ठीक है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, योग के आविष्कारक थे तो योग के आविष्कारक कौन थे? पतंजलि थे, सी आंसर हो जाएगा। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे तो किसके समसामयिक थे? पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। ठीक है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? तो पुष्यमित्र शुंग के थे, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग,
185 से 149 ईस्वी पूर्व के समकालीन थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग किसके समकालीन थे। तो ये नहीं क्या, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, जिसने कि शुंग वंश के स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे गंगेश थे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, गंगेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो चार्वाकों की है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो चार्वाकों की है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर भी घी पिएं, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, याव जीविते सुखम जीवेत ऋण कृत्या घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृतम। ठीक है, मतलब कि पुनर्जन्म नहीं होने का ऐसे में बताया गया है। ठीक है, चार्वाकों का ये कथन है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया, तो किसने प्रचारित किया न्याय दर्शन को? तो गौतम ने। ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गौतम ने, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे कौन थे? तो गौतम थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक। ठीक है, न्याय दर्शन के गौतम, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, देख लीजिए ठीक से। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, वैशेषिक के कनाद, मीमांसा के जैमिनी। ठीक है, मीमांसा के जैमिनी, वैशेषिक के कनाद। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी, डी आंसर हो जाएगा। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। ठीक है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो मीमांसा का है मत। ठीक है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो मीमांसा का ये मत है, सी आंसर हो जाएगा। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। ठीक है, उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो लोकायत और कापालिक जो है भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, कौन सा? लोकायत और कापालिक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। कौन कौन से? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल, पतंजलि,
गौतम, कनाद, जैमिनी तथा वादरायन थे, जबकि लोकायत और कापालिक भारतीय सरदर्शन के भाग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य हैं। ये आंसर हो जाएगा। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य, ये आंसर हो जाएगा। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य और शारीरिक शास्त्र कहलाता है। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो अभिनव गुप्त का वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो अभिनव गुप्त का, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विक्रम संवत, विक्रम संवत का संबंध है विक्रम संवत ऐसे 57 ईस्वी पूर्व होता है, यहाँ पे 58 दिया गया है। ठीक है, और शक संवत कब का है? तो शक संवत है 78 ईस्वी का, 78 ईस्वी का। और गुप्त संवत कब का है? गुप्त संवत 319 320 ईस्वी का है। ठीक है, 319 320 ईस्वी। और कली संवत्सर कब का है? तो कली संवत्सर है कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व का, 3102 ईस्वी पूर्व का। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए का चौथा, बी का तीसरा, और डी का, सी का दूसरा, और डी का पहला। तो डी आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक बार ठीक से। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। ठीक है, इसकी तिथि 57 या 58 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। विक्रम संवत की ईस्वी कब मानी जाती है? 57 ऐसे माना जाता है, कहीं कहीं 58 भी देता है, तो ध्यान रखेंगे। 57 ईस्वी पूर्व या 58 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है। इस संवत का प्रवर्तक कौन था? तो कनिष्क है शक संवत का प्रवर्तक। ठीक है, गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में की थी। कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की की थी स्थापना 319-20 ईस्वी में। इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ, सही है। 57-58 देता है। ठीक है, ऐसे 57 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था, 58 ही कभी कभी देता है, तो ये सही हो जाएगा। विक्रम संवत का आरंभ 57-58 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ। गुप्त संवत, गुप्त काल सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ, तो ये भी सही है। और भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, तो ये भी सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 चारों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 ईस्वी का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत से दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601। ठीक है, 601 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 ईस्वी का दिनांकित है। इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा कौन सा? तो 601 ईस्वी होगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 या 57 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। पुलकेशिन
द्वितीय के बादामी शिलालेख को विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए हमें 465 में 78 और 58 को जोड़ना होगा। तो 465 प्लस 58 प्लस 78 तो 601 विक्रम संवत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? तो 634 ईस्वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, तो प्रतिष्ठानपुर था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो प्रतिष्ठानपुर था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखरी शासकों की राजधानी थी, कहाँ थी? तो कन्नौज थी। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। बी आंसर हो जाएगा। मौखरी गुप्तों के सामंत थे। मौखरी जो थे गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा एवं ग्रह वर्मा थे। ध्यान रखेंगे। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो कल्हन की पुस्तकों में। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो कल्हन की पुस्तकों में निहित है। बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाण भट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हन कृत रास तरंगिणी में भी मिलती है। कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है बाण भट्ट ने लिखी है। बी आंसर हो जाएगा। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाण भट्ट ने लिखी है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाण भट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाण भट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज थी। ए आंसर हो जाएगा। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। ठीक है, राजश्री और हर्ष जो दोनों था कन्नौज के सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ठीक है, हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी ताकि वह राजश्री को, जो उनकी बहन थी, प्रशासकीय कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी उपयुक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज स्थानांतरित की थी। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी हर्ष ने अपनी राजधानी? तो कन्नौज स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ? तो कन्नौज और प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कहाँ? कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, कन्नौज और प्रयाग में धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। किसने? तो सम्राट हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ? तो प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने
बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो प्रयाग में किया था, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था दोस्तों। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अब असंभावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति एवं वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति जो इस युद्ध के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कवि वान निवासी था कहाँ का? तो कवि वान निवासी था कहाँ का? उपर्युक्त में से कोई नहीं। पाटलिपुत्र, थानेश्वर और भोजपुर, इनमें से कोई नहीं। कवि वान निवासी था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बान भट्ट का नाम औरंगाबाद जिले के वर्तमान बिहार सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। ठीक है, बानभट्ट का जन्म औरंगाबाद जिले के वर्तमान विहार सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। तो ये दिया है पाटलिपुत्र, थानेश्वर और भोजपुर, तो इनमें से कोई नहीं। औरंगाबाद जिले के वर्तमान बिहार के सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था बानभट्ट का जन्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेनसांग किसके समकालीन में भारत आया था? तो आप लोग को पता है कि वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है। वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के काल में, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध का चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। वेनसांग ने जो यहाँ की यात्रा पर जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है सी यू की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो किसने की थी? तो वेनसांग ने की थी। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वेनसांग ने की थी, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही है? सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित है। सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित है, ऐसा नहीं कहा गया है, ये सही नहीं है। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, तो ये सही है। और तीसरा है, व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था, तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के
निर्णय के साधन थे, ये सही है। व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था, तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। वेन-सांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतया सुरक्षित नहीं था। ठीक है। वेन-सांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। इस प्रकार कथन एक गलत है। वेन-सांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। इस प्रकार 2 और 3 सही हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं हिस्ट्री के भी। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है और एंशिएंट का भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। 12-13 वीडियो आ चुके हैं। और ज्योग्राफी के भी काफ़ी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जाकर के प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और फिर ज्योग्राफी का भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।